हम एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इस मुल्क में माइनॉरिटी को लोग मुसलमानों के साथ जो जुल्म जाती हो रही है, इसका हल क्या है? हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सबको लेके चलेंगे और हमारी बातों में आपको कभी बिरादराने वतन है ना, उनके दिलों में आपके लिए हमदर्दी भी पैदा होना चाहिए। अंदाज मखसूस और मुख्तलिफ है, लेकिन इस जुल्म ज्यादती के खिलाफ हम कोई ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहते हैं। हम एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इस मुल्क में माइनॉरिटी को लोग मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, इसका हल क्या है, इसका रास्ता क्या है? क्या इसी तरह से हमको गाली दी जाएगी, हमारे मस्जिदों पे जो है घुस के मारा जाएगा, कुरान शरीफ जलाया जाएगा, गाय बैल के नाम लोगों को मारा जाएगा और हम इसका बर्दाश्त करते रहेंगे? हम किस चीज के लिए लोगों को बुलाया था, इस पे राय मशवरा कर रहे हैं कि हम अपनी ताकत कैसे बनाएं। इस पे हमारे एक बहुत अच्छे स्पीकर आए थे, समीर सिद्दीकी साहब, इन सब लोगों ने एक रास्ता दिखाया है। हम लोग इस पर गौर करेंगे और एक अपना मजबूत प्लेटफॉर्म, सियासी प्लेटफॉर्म बना करके पार्लियामेंट, असेंबलीज में हमारी ताकत कैसे बढ़े, इस पर हम गौर कर रहे हैं, इसलिए बुलाया कि कोई भी जज्बात में ऐसा कदम मत उठाना। हमारे मुल्क में हमारे हिंदू अच्छे हैं, कुछ फिरका परस्त लोग जो हैं वो सियासी अपनी रोटी सेकने के लिए नफरत फैला रहे हैं, और जो कुछ लोग आते हैं ना, उनको चिल्लाने दो, मस्जिद सामने चिल्लाते हैं, चले जाने दो उनको, क्योंकि अगर आपने पत्थर उठाया ना तो गोली लगेगी आपको। मुहिम है कि हम हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सबको लेके चलेंगे और हमारी बातों में आपको कभी नफरत नजर नहीं आएगी। हमारी हर बात मीठी होगी, प्यारी होगी और सबको शामिल करने वाली होगी। बिल्कुल। आज तो हम लोग उम्मत के लोगों को बुलाया था, हमने 300 लोगों को बुलाया था जो अलग अलग पार्टी के हैं, अलग अलग सोच के हैं, अलग अलग इलाके के हैं। उनसे सिर्फ बात कर ली थी कि आगे इस कौम को लीड करने के लिए, इनको मतलब अच्छे लीडर देने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमारे सामने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है जहाँ मतलब 227 सीट है, तो हमने सोचा है कि हम अगर 150 सीट लड़ते हैं समाजवादी के नाम से और हर कौम के आदमी को इन्वॉल्व करके, हमारे दलित भाई, हमारे मराठा, हमारे हिंदू भाई, हमारे ओबीसी के लोग, साथ में मुसलमान, तो हम सब मिलकर एक मजबूत वो बन सकते हैं और हर कौम के लोगों को कॉर्पोरेशन में जाने का मौका मिलेगा, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मैं समाजवादी पार्टी में रह चुका हूँ, मैं 22 लोगों का लीडर था कॉर्पोरेशन में। हमने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। हमारे वक्त में नफरत की बातें नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत की बातें थी। हर कौम के साथ भी मिलकर हम लोग काम करते थे। यही माहौल पैदा करना है। देखिए, बीजेपी नफरत की बात करती है, हम लोग हिंदुओं से, दलितों से, ओबीसी से, मुसलमानों से प्यार की बात करेंगे, उनको साथ में जोड़ने की बात करेंगे और एक नया बम्बई हम लोग क्रिएट करेंगे जहाँ कोई तनाव नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा, कोई झगड़ा, कोई मारामारी नहीं होगी। वैसा मुंबई 8 महीने बाद जब इलेक्शन होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी कम से कम 70-80 कॉर्पोरेटर है। ये मेरा चैलेंज है और मैं ये भी कहता हूँ कि नेक्स्ट महापौर बनेगा तो हमारी मर्जी से बनेगा, हमारे से पूछ कर बनेगा, हमारे कहने पर बनेगा। प्रोग्राम एक सेक्युलर पार्टी को मजबूत करने का था। देखिए, हमने कांग्रेस को 70 साल वोट दिया, कांग्रेस को 70 साल लगातार। अब देखा कि वो पार्टी कमजोर हो चुकी है, वो हमको रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। फिर हमने लास्ट 2 इलेक्शन में यूबीटी को वोट दिया, उदय ठाकरे को, सिर्फ ये सोच करके ये 2 पार्टियां हैं जो बीजेपी को हरा सकती है। तो ये हमारा नेगेटिव वोटिंग था। अब जो होगा पॉजिटिव वोटिंग होगा। हम लोग सोच समझकर पॉजिटिव वोटिंग करेंगे और हमारे लोगों को चुन कर भेजेंगे और हमारे तमाम जो अलग अलग कौम के लोग हैं वो साथ में मिलकर काम करेंगे और मजबूत। ये साफ बात है कि यूबीटी को जो हमारा वोट गया वो मजबूरी थी, लाचारी थी। हमने प्यार से, खुशी से वोट नहीं दिया। अब हमको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां हम प्यार से, खुशी से वोट देंगे और एक सेक्युलर पार्टी को मजबूत करेंगे। ये हमारी मजबूरी थी लास्ट पार्लियामेंट में। और इवन देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है कि वो खड़े हुए थे बोलने के लिए फेवर में, वक्त एक्ट के खिलाफ बोलने गए थे, लेकिन जब वोटिंग हुई तो उनको पूछा गया कि आप खिलाफ हो के फेवर में हो, तो उन्होंने कोई साफ बात नहीं की। देखिए, शरद पवार जी एब्सेंट थे, इवन प्रियंका गांधी वो भी एब्सेंट थी। तो हमको शक होता है कि इनकी सोच, अभी इनको सॉफ्ट हिंदुत्व शुरू करना है, क्योंकि कांग्रेस के हाथ से मुस्लिम निकल चुका है, इवन हिंदू भी निकल चुका है। देखिए, बात रखना है जरूरी, लेकिन बात रखने का एक तरीका होना चाहिए। जालिम का जुल्म भी एक्सपोज होना चाहिए और जो आपके बिरादराने वतन है ना, उनके दिलों में आपके लिए हमदर्दी भी पैदा होना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, लोग आपके साथ नहीं आएंगे, और जब तक वो साथ नहीं आएंगे, आपके साथ होने वाले जुल्म ज्यादतियों के जो बिल और विधेयक है वो वापस नहीं है। मस्जिदों में तालीम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि
मदीना में सेंटर हुआ करती थी, वहां से फाइनेंस भी होता था, एजुकेशन भी होती थी, लोगों के एम्बेसडर भी भेजे जाते थे, गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। हमने मस्जिदों को 5 वक्त की इबादतगाह बना दिया है, वो काफी नहीं है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है। उलमाओं के गले में क़यादत पड़ गई है, क्योंकि हमारे लीडरान नहीं है। उलमा अपनी समझ से बहुत अच्छा निभा रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, वक्फ एक्ट में भी सबसे आगे वही लोग खड़े हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो ये उलमा साथ वो पढ़े लिखे लोग कंधे से कंधा मिलाए, तब जाके ये क़यादत पूरी होगी, वरना नहीं होगी। आप जिस देश में आई है उसने दीमक की तरह उसको चाट लिया है। एआई के एल्गोरिदम्स से बाहर आई है। नफरत की कठपुतली मत बनिए, खूब पढ़ाई करिए। एक प्रोटेस्ट के ना 5 मकसद होते हैं। पहला, दुनिया के अटेंशन को अपनी तरफ लाना। दूसरा, लोगों के दिलों में हमदर्दी बनाना। तीसरा, अपने बच्चों पे हो रहे जुल्म ज्यादतियों को उजागर करना। ये उस गांधीगिरी के बिना नहीं हो सकता। गांधी जी के ही प्रोटेस्ट के तरीकों में ये मिलता है। सबसे भीख मांगने खड़ा हुआ हूं। यकीन जानिए, मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि किस तरह से इस कौम को उसका हक दिलाया जा सके। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे परिवार में, मेरे खानदान में कोई भी सियासत में नहीं था, लेकिन मैं पकड़ा गया बम ब्लास्ट में, बेकसूर जेल में रहा। हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे आसिफ साहब, वो मेरे साथ जेल में थे। किस तरह सहूलतें हमने बर्दाश्त की, कैसे कैसे हमने देखा बम ब्लास्ट के बाद बेकसूरों के साथ कैसा जुल्म किया गया। कोई बचाने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई डेलीगेशन जाकर मुख्यमंत्री से ये कहने वाला नहीं था उस वक्त कि ये जुल्म हो रहा है। तो मैं जेल में रहने के बाद अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह, मैं कारोबारी तो हूँ, लेकिन निकलने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक सियासत करूंगा ताकि मैं इन लोगों को कफरे किरदार तक पहुंचाने की ताकत पैदा कर सकूं। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं था। अगर मुझे एमएलए बना होता तो मैं इलेक्शन लड़ लिया होता 95 में। नहीं लड़ा मैं। 95, 96, 97, 98, 2000, 2001, 2002 कितने साल हो गए? कितने इलेक्शन हुए, कारपोरेशन के हुए, एमएलए के हुए, एमपीज के हुए, लेकिन मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपने लोगों को जमा करूं और जमा करके एक ताकत बना सकूं। लेकिन अफसोस है, कोई नहीं कर सका। मैं आए चले गए। यूसुफ भाई, अगर सब लोग रहे होते आज, तो यकीन जानिए एक बहुत बड़ी ताकत हमारी बन गई होती, और किसी की ताकत नहीं थी ये कह देता कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे। देख रहे हैं सब चीजें रोज हो रही है, दोबारा उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने पढ़ा है, अली मियां नदवी साहब इस मुल्क के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने लिखा है, मैं बार बार कहता हूं कि अगर इस मुल्क का पूरा मुसलमान 100% बाजमात नमाजी बन जाए और तहज्जुद गुजार बन जाए पूरा मुसलमान, फिर भी अगर उसको सियासी बसीरत नहीं आई, तो याद रखना कि इस मुल्क में 5 वक्त नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगी। दुनिया इतनी बुरी नहीं है कि सब बुरे लोग हैं। दुनिया इसलिए बुरी है, अच्छे लोग खामोश हैं। बोलिए, आगे बढ़िए। अल्लाह ने जिंदगी इसीलिए दिया है। इकट्ठा होइए, एक प्लेटफॉर्म पर रहिए। क्या यह नहीं हो सकता कि हम लोग अपने पूरे मुंबई के लोगों को से राय मशवरा करें, राय मशवरा करके एक कमेटी बनाएं और हम एक रहें। अगर एक रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ताकत बनेगी। असेंबली में बोलने की, असेंबली में हमारे नुमाइंदे भेजने की हमारी एक ताकत बनेगी। लेकिन क्या है कि हर आदमी खड़ा हो जाता है, कोई 200 वोट लेगा, कोई 300 वोट लेगा, कोई 500 वोट लेगा और जीतने वाले को हरा देता है। मैं आखिर में आप बता दूं आपको, मैं समाजवादी पार्टी में क्यों हूं। इसकी वजह है, मुझे बताइए, जब दिल्ली के अंदर ओखला में जब वो हुआ था, गोली चली थी, कौन से क्या बोलते हैं उसको, बटला हाउस में, मैं एमपी था उस वक्त। एक ही डिमांड थी हम लोग उस वक्त की सरकार से कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवा दो। नहीं करवाया, आज तक नहीं करवाया। कितने साल हो गए। लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में एक सिपाही मारा गया इलाहाबाद के पास, क्या नाम था उसका, जाउल हक के मारने पर उसकी बीवी ने कहा कि मुझे सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, एक आदमी पे। समाजवादी सरकार ने कहा कि
मैं सीबीआई में अपनी सरकार की एक जो ऑफिसर की इंक्वायरी करवा रहा नहीं, ये बेईमानी होगी। राजा भैया समाजवादी पार्टी का मिनिस्टर है और उसी की सरकार इंक्वायरी करेगी तो कभी इंसाफ नहीं होगा एक आदमी के लिए। अखिलेश यादव ने सीबीआई इंक्वायरी कराया और राजा भैया को मिनिस्ट्री से निकाल के बाहर कर दिया। 6 महीने में इंक्वायरी पूरी हुई और इंक्वायरी में उनका नाम नहीं आया। किसकी इंक्वायरी? सीबीआई की। और समीर भाई, उसकी बीवी जो इतने इल्जाम लगा रही थी, उसको अखिलेश यादव जी ने एक सिक्योरिटी दिया, एक वेपन्स के साथ 25 लाख रुपए दिए और उसको एक अच्छी नौकरी दिया। लोगों ने कहा कि ये बीवी जो उसकी है, ये पैसे अपने ससुर वगैरह को नहीं देगी, खुद रख लेगी। अखिलेश जी ने उसके ससुर वगैरह को बुला के और 25 लाख रुपया दिया। मुझे बताइए हिंदुस्तान में किसने किया आज तक? बताइए मुझे आप। जब मैं ब्रह्म ब्लास्ट से छूट कर आया था, वो मिनिस्टर्स, वो लोग जिनके लिए हम अपनी गाड़ियां, अपने पैसे खर्च करते थे, वो हमारे साय से दूर भाग रहे थे। और एक हिंदू लीडर उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ, जिसको मैं कभी जानता नहीं था, जिसको पहचानता नहीं था, मैंने किसी के जरिए उनसे बात किया, उन्होंने कहा मैं बंबई आता हूं तुमसे मिलने। वो आए, हमने कहा टाटा पे बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, शरद पवार साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हम कैबिनेट में ले जाएंगे, इसको खत्म करेंगे। मुलायम सिंह मुस्कुराए और अपने सेक्रेटरी को बुलाया और एक कागज पे लिखा, आज से उत्तर प्रदेश में टाटा खत्म करता हूं। मुलायम सिंह यादव बोले भेज दो, खत्म, भेज दिया, खत्म हो गया। और उन्होंने ये भी कहा उस वक्त कि मैं जिस टाटा को खत्म कर रहा हूं, मुझे पूना से आकर के एक आदमी ने हमला किया था और पकड़ा गया था लखनऊ में, वो बंद है जेल में टाटा के तहत। अगर मैं टाटा खत्म करूं वो छूट जाएगा, छूट जाने दो, लेकिन मैं खत्म करता हूं। बोलिए है कोई? बोलिए आप लोग, है कोई ऐसा करने वाला? आज कौन है आज करने वाला? इससे मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, हमने बहुत आजमा लिया। अभी इसी मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा। किसने लाया था? जिन लोगों ने लाया था ना, उन लोगों की सरकार 2-2 बार आई। और जब हम उनसे कहते हैं कि साहब इसको लाइए आप, तो कहते हैं मत बोलिए, पोलराइजेशन हो जाएगा। और जब बीजेपी की सरकार आती है ना, वही खड़े हो जाते हैं कि साहब आप क्यों नहीं दे रहे हैं रिजर्वेशन? तो बीजेपी वाले हंसते बताए तुम्हारी सरकार, तुमने नहीं दिया, हमसे पूछते हो। सही है कि गलत है? बोलिए आप। जब से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जब से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। हम रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। आइए बैठिए। जिस कौम में कहा गया 2 लोगों को एक को अमीर बना लो, आज 25 करोड़ में कौन है बड़ा अमीर? हम किसी को सुनने को तैयार नहीं। मुझसे पर्सनल और बुला बोर्ड कहता है ये करना है, तो कुछ तनकीदें भी शुरू हो जाती है। जब कोई आगे बढ़ता है तो मैं शेर पढ़ता हूं कि बेहुनर बनकर रहे तो ताने हाली सुनो, बेहुनर बनकर रहो तो ताने हाली सुनो, बाहुनर बनकर रहो तो कौम की गाली सुनो। रोज लगा हुआ है, सुबह से शाम क्यों काम कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं क्या? कारोबार है, बिजनेस है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सुबह से शाम तक भागते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कौम को कहीं से इज्जत, और उसको हम इस मुल्क के अंदर उसको हम इज्जत दिला सकें, उसको हक दिला सकें। हमको जो सियासी बेदारी जब तक आप नहीं समझेंगे, आप समाजी बेदारी और मिली बेदारी को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि सियासी बेदारी समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमको ये देखना होगा कि कौन लोग हैं जो हमारे साथ, हमारे समाज में हमको वो मकाम दिला रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए खड़े हो रहे हैं। ऐसे सवालात जब भी इलेक्शंस आते हैं, हम देखते हैं कि लोग खड़े हो जाते हैं और उस वक्त लोग बोलने लगते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम ऐसा देखेंगे। लेकिन हमको वो शऊर होना चाहिए कि हम किसको अपना लीडर और रहनुमा बनाएं। जैसे अभी मीरा सिद्दीकी साहब ने कहा कि सबसे बड़ी खराबी जो हमारे कौम में और हमारे अंदर है कि हम हमारी कौम में एक लीडर नहीं बना पा रहे। देखिए, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, मैं खुद भी मैं तालीम से जुड़ी हुई थी। अभी तक मैंने तालीम में अपना कदम जमाया था। मैंने तालीम के मैदान में देखा कि तालीम माशाल्लाह से हमारे कौम में, हमारी मिल्लत में, हमारे समाज में लोग जाग चुके हैं तालीम के ताल्लुक से। माशाल्लाह बहुत सारी लड़कियां अब तालीम हासिल कर रही हैं, लड़के भी तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन तालीम के साथ साथ हमारे अंदर वो शऊर भी आना है कि हमारे मुल्क को जो लोग चला रहे हैं, क्या वो सही लोग हैं? हमको देखना होगा कि क्या वो हर समाज को
को लेकर चलने वाले लोग हैं? क्या उनके अंदर ये चीजें हैं कि जो हमारे हर दर्द को समझे? आज एक मुद्दा आया है जिसमें हमारा वक्फ बोर्ड है, जिसके वजह से हर एक का दिल दुखा है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि हमने एमपी के इलेक्शंस में यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के लिए काम किया। उस वक्त हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हमको किसको वोट देना है। उस वक्त हमने काम किया, उसके बाद क्या रिजल्ट है आपके सामने है। एमएलए के इलेक्शन में हमने काम किया, उस वक्त भी हमने यही किया, लेकिन कहीं जाकर ये एहसास होता है कि क्या हमको अपने फैसलों पर नजरसानी करने की जरूरत है? क्या हमें ऐसे लोग चाहिए जो जाकर सरकार में, पार्लियामेंट में हमारे लिए बोल सके? हम ऐसे लोगों को चुनकर तो ला रहे हैं जो वहां जाकर क्या हमारे प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं? क्या हम माइनॉरिटीज के बारे में वहां बोलते हैं? क्या वो दलितों के बारे में बोलते हैं? तो ऐसे कौन लोग हैं? कौन है वो लोग जो ये बोलते हैं? तो आपको ये चुनना होगा, समझना होगा, या आपको निकालना होगा ढूंढ के कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ये करते हैं। एक ऐसी सोच जो खुद कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती है, एक ऐसी सोच जिसको कानून की कोई इज्जत नहीं है, वो अब सरकार में है। जब ऐसी सरकारें आती हैं तो हम सबका फर्ज बनता है कि बेदारी से आगे बढ़ के जिम्मेदारी में हिस्सेदारी करनी पड़ती है। जब ऐसी सरकारें आती हैं तो सिर्फ घर पे बैठ के नहीं चलता, ऐसी सरकारें आती हैं तो हम सबको सड़क पे भी उतरना पड़ता है और हम सबको जिम्मेदारियां लेना पड़ता है। अब सईद भाई ने बात की असेंबली की, बजट सेशन आपके सामने है। कानून ये कहता है कि अगर किसी मेंबर ने, मैं जनाब अबू आसिम आज़मी साहब के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, हाउस के अंदर कुछ ऐसा कहा हो तो उस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि अगर इन्होंने तय कर दिया कि ये सेशन में ये मेंबर हाउस में नहीं रहेगा तो किसी कानून का लिहाज ये करते नहीं, ये बेशर्म लोग हैं। अब असेंबली में आप देखिए, रोज सुबह आप आइए, रोजे में हम लोग थे, रमजान का महीना, आप आकर असेंबली में बैठिए, असेंबली का बिजनेस देखिए। असेंबली के बिजनेस में सबसे पावरफुल हथियार एमएलए का क्या होता है? वो होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन, यानी कि शहर में कोई ऐसी बात हो गई जिसके लिए आप पूरे हाउस का तवज्जो चाहते हैं, सरकार का तवज्जो चाहते हैं। आप पढ़िए तो सिर्फ यही बात आएगी कि यहाँ मस्जिद इल्लीगल है, यहाँ दरगाह इल्लीगल है, यहाँ पे इज्तिमा हुआ, वहाँ पे कानून तोड़ा गया, और इस तरह की बातें पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से की जाती है। ये तो हुआ मसला। अब करना क्या? करना ये है कि असेंबली में आपने भेजा, इंशाल्लाह हम लोग बेबाक तरीके से अपनी बात रखेंगे, लेकिन असेंबली में नंबर इंपॉर्टेंट होता है। आप बहस करने के लिए वक्त चाहिए, नंबर चाहिए। असेंबली में आपको कानून बनवाना है, नंबर चाहिए। ये भी जरूरी है कि हम कोई रायमल ऐसा बनाए कि वो समाज जो आज शोषित समाज है उनको जोड़ लें। कल मैं भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है तो एक प्रोग्राम में गया था, 14-15 साल की एक बच्ची ने वो बात कही कि अगर मुसलमान कह दे तो उसको वहीं पे ऐसा करेंगे कि एनए से लगा देंगे। लेकिन वो बेबाक बात उसकी थी, वो कह सकती थी, क्यों? क्योंकि उसका पूरा समाज उसके साथ में खड़ा हुआ है। आवाज बुलंद है, उसकी ताकत आप है। आपको ये भरोसा सबको दिलाना होगा कि जब असेंबली में खड़े होकर आपकी हक की बात करते हैं तो बाहर उसके पीछे एक फौज दिखनी चाहिए। ये भी जरूरी है। बात तो बहुत सारी है। मैं एक बात जो समझाऊं सियासत में कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस कर सकती है, समाजवादी कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टी का बदल है, लेकिन इस वक्त इस मुल्क में राज आरएसएस का है। आरएसएस का बदल क्या होगा? उस आदमी का बदल क्या होगा जो 6:30 बजे पार्क में जाकर आधी चड्डी पहनकर वर्जिश भी करता है, लोगों को अपनी सोच बताता है। क्या हम में से वो लोग हैं
कि जो हमारी आइन की जान है, सेक्युलरिज्म, जो आज 75 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने, मैं सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, तमाम लोगों ने जिद्दोजहद की और एक ऐसा आइन बनाया जो सबको हक देता है, जो हर तबके के लोगों को हक देता है, उसकी सोच हमारी नस्लों तक ले जाए। मैं कहता हूँ ये जवाबदारी लेने का वक्त है और उसके लिए कैडर चाहिए, उसके लिए खुद को कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 26, 29 को पढ़े तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने 75 साल पहले सोचा था कि ऐसे लोग भी आएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सर झुकाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की इच्छा दिल में रखेंगे। ये बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद रायमल भी बनेगा, हम सब मिलके काम करेंगे। आज का दिन है कि समीर सिद्दीकी साहब को हम सुने, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।